बात कह रहा हूँ कि वो कहते हैं हम सबसे बड़े देशभक्त तंजीम। आप ये मत कहो ना, आप कह रहे हैं ना उनके पास कहाँ से आया, आपको देशभक्त है वो। लेकिन सवाल आपने किया कि आरएसएस तो देशभक्त तंजीम है, ये मतलब इससे बड़ा झूठ कुछ दुनिया में नहीं हो सकता। मुझे तो मरवाने के लिए और मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए अमित शाह साहब खुद डायरेक्ट एक प्लान बना के काम कर रहे हैं। छोटी बड़ी पार्टियां सब बराबर खड़े होकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। किसी की छाते के नीचे की बात करते ये आरएसएस के लोगों का काम है। ये बात होगी जो असल में आरएसएस और मनुवादी ताकतों को नुकसान पहुंचाएगी, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। ये बात प्रोपोगेट करना कि एक छतरी के नीचे सब काम करेंगे जो कांग्रेस होगी, ये विपक्ष की एकता को कमजोर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आरएसएस। आरएसएस तो देशभक्त तंजीम है ना, मतलब ये आप मुझसे वो तो कहते हैं, वो कहते हैं। तंज करके कह रहे हो या मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि वो कहते हैं हम सबसे बड़े देशभक्त तंजीम। आप ये मत कहो ना, आप कह रहे हैं ना उनके पास कहाँ से आया, आपको देशभक्त है वो। लेकिन सवाल आपने किया कि आरएसएस तो देशभक्त तंजीम है, ये मतलब इससे बड़ा झूठ कुछ दुनिया में नहीं हो सकता। भारत का तिरंगा झंडा जिन्होंने 52 साल तक अपने ऑफिस में ना लहराया, जिसको देश के पहले होम मिनिस्टर ने, जिस तंजीम को बैन किया हो, जिस तंजीम ने, जिस संगठन ने पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल साहब को झूठ बोल के कि अब हम आज के बाद कभी भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, झूठ बोल के अपना बैन हटवाया हो, जो बाद में तुरंत आज क्या है, बीजेपी का जो संगठन मंत्री होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर जो सेक्रेटरी होता है, वो आरएसएस का मेंबर होता है, डायरेक्ट आरएसएस का नॉमिनी होता है। इससे बड़ा धोखेबाजी का कोई मिसाल हो सकती है जो पूरे देश को, देश के होम मिनिस्टर को धोखा देके, झूठ बोल के अपना बैन हटवाए। ये अंडरटेकिंग दी थी ना आरएसएस ने, हम पॉलिटिकल कभी हिस्सेदारी नहीं लेंगे किसी, तो आज क्या कर रहे हैं वो? भारतीय जनता पार्टी का हर मेंबर आरएसएस का भी मेंबर होता है। अच्छा, अब राहुल गांधी के साथ क्या होने वाला है, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते इस वक्त राहुल गांधी के लिए, बताइए। अब देखिए, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ का बारे में तो मैं बता सकता हूँ, मैं जिसके साथ रहा हूँ उसके बारे में आप सब लोग, दुनिया देखती है। अभी जिसका तौकीर रज़ा साहब ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं गया वहाँ पे, सबने देखा कि क्या हमने पुलिस को संविधान और आइन के कब पाठ पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा और माना अपनी गलती। तो उसके अलावा भी मेरे तो अभी आपने खुद ही केजरीवाल साहब की, अरुण जेटली की डिफेमेशन की बात बताई, मैं अपने मुंह से अपनी क्या बात बताऊं? मुझे तो मरवाने के लिए और मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए अमित शाह साहब खुद डायरेक्ट एक प्लान बना के काम कर रहे हैं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? पूरी दुनिया देख रही है। अमित शाह साहब जो 16 घंटे की, जो 15.5 घंटे की जो 2 वीडियोग्राफीज हुई थी, उसको दुनिया के सामने ना आने देने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मैं अपने बारे में और क्या बताऊं? बताओ। एक चीज़ पूछना चाहता हूं आपसे आखिरी में, उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म करते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। ये जो पूरा मामला हुआ है, इस पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को ये 2 साल की सज़ा जो सुनाई गई है, इसके बाद अब कांग्रेस की छतरी के नीचे, कांग्रेस के छाते के नीचे पूरा विपक्ष सिमट कर आ जाएगा और एक बड़ी ताकत बनेगा और बीजेपी से लड़ेंगे भी वो लोग और जीतेंगे भी। ये उम्मीद लगाई जा रही है खबरों के अनुसार, जो चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है? जल्दी से। ये फिर आरएसएस की साजिश है कि वो ये कहने की कोशिश, ये आरएसएस ये झूठी खबरें फैला रही है। अच्छा, कि एक छतरी, कांग्रेस की छतरी के नीचे सब आ जाएं, ये बात शुरुआत से ही गलत है और ये आरएसएस के लोग प्रोपोगेट कराएंगे और कांग्रेस के लोग शायद इसको, इन खबरों को देख के खुश होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात है जिससे बचना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, वो किसी नेगेटिव ऐसे है कि सब बराबर खड़े होके, छोटी बड़ी पार्टियां सब बराबर खड़े होके एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। किसी की छाते के नीचे की बात करते ये आरएसएस के लोगों का काम है और इससे बचना चाहिए। यानी एक को बड़ा दिखाते हैं कि हाँ, वो लड़ाई कराने के लिए। कोई बड़ा नहीं है डेमोक्रेसी में, वैसे ही कोई बड़ा नहीं होता। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बराबर है, प्रधानमंत्री भी बराबर हैं और राहुल गांधी जी भी बराबर हैं। और इसी तरीके से जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे लोकसभा के, वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हाउस है, सब वन इक्वल है। तो ये बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट ही डेमोक्रेसी में नहीं है। इसलिए यहाँ मुझे बताइए फिर आप, मैं आपकी बात काट के कह रहा हूँ, जब ये बात है कि सब बराबर हैं और कोई किसी से बड़ा नहीं है, तो कोर्ट का जो आदेश है
उसमें जो कहा जा रहा है ऑर्डर में, वो ये कहा जा रहा है कि सांसद को अपनी जबान का ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो सदस्य है, संसद में जाकर बैठता है। ये चीज क्या सिर्फ राहुल गांधी के लिए है या बाकी जितने हैं जिनको आप सब बराबर बता रहे हैं, क्या ये सब पर है? और अगर सब पर है तो फिर लागू सब पर क्यों नहीं होती? देखिए, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो जो सबके बयान भी बराबर होंगे? नहीं, वो अलग बात है। लेकिन जो जज साहब ने कहा है वो ये कहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आम आदमी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लफ्ज़ों को ज़्यादा तोल के बोले। हाँ। लेकिन मैं अपनी पहली बात पे आता हूँ, फिर इसका जवाब दूंगा। जो मैं पहले कह रहा था कि जो ये कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी में बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई किसी की छतरी के नीचे काम करे। सब लोग मिल के, और ख़ास तौर पे ऑपोजिशन के लोगों को, तो चाहे कोई संख्या में कितनी बड़ी कितनी छोटी पार्टी हो, सबको ये कहना चाहिए कि हम सब बराबर हैं, भाई बहन हैं बराबर के, और हम सब मिल के इस ऐसी एक ताकत को जो भारत का संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, मनुस्मृति लागू करना चाहती है, उसके खिलाफ है। कोई बड़ा और छोटा नहीं है। ये बात होगी जो असल में आरएसएस और मनुवादी ताकतों को नुकसान पहुंचाएगी, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। ये बात प्रोपोगेट करना कि एक छतरी के नीचे सब काम करेंगे जो कांग्रेस होगी, ये विपक्ष की एकता को कमज़ोर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आरएसएस का। ऐसा नहीं कहना चाहिए, इससे सबका नुकसान होगा। अब हम आगे चलते हैं। जो आपकी बात थी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। पहली जिम्मेदारी ये होती है कि अपने लफ्ज़ों को तोल के बोले ताकि लोग उससे सीखें कैसे बोलना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी एक जिम्मेदारी ऐसी होती है कि पब्लिक में एक ऐसा मैसेज दे कि हर व्यक्ति उसको आसानी से समझ जाए, अगर कोई इतना महत्वपूर्ण मैसेज जा रहा है। जब राहुल गांधी जी ने ये बात कही है या नहीं कही है, ये उनकी डिफेंस की टीम जानेंगे और वो जानेंगे, क्योंकि ये अदालत में साबित करना कि कोई बात मैंने कही है, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर एक अच्छी डिफेंस की टीम आपके पास हो तो प्रोसिक्यूशन को बहुत मुश्किल लगती है काम करना। मगर उस समय आप देखिए, नीरव मोदी, ललित मोदी, कितने मोदी ऐसे थे जो कि देश का मोदी सरनेम वाले, हजारों नहीं हजारों करोड़ रुपए लेके देश से भाग गए थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर कोई बात कही गई होगी तो ये भी जिम्मेदारी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की। जैसे अडानी के खिलाफ बोलना, अडानी ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके खिलाफ बोलना, ऐसी भाषा में बोलना कि एक आम आदमी को भी समझ में आ जाए। ये कॉम्प्लेक्स जो जिस तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा एल्गोरिथम बना के एक करप्शन की गई है, शेयर मार्केट में घोटाले किए गए बड़े बड़े, एसबीआई और जो एलआईसी है उसको लूटा गया है, बहुत बड़े घोटाला किया गया है। जो आम आदमी को समझाना, आम आदमी की ज़बान में, कि किस तरीके से अडानी बेईमान चोर डकैत है, ये समझाना भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। तो ये ट्विन जिम्मेदारी होती है जिसको निभाना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस ये करना है कि क्या शिष्टाचारवश ये बात ऐसे ना समझाई जाए जो आम आदमी की समझ में आएगी कि अडानी चोर है। तो ये बैलेंस करना ज़रूरी है, जो कि न्यायाधीश महोदय ने शायद नहीं किया, कि किस प्रकार से ये समझाया जाता आम जनता को कि जो मोदी हैं, बहुत सारे मोदी सरनेम वाले, वो चोरी का काम कर रहे हैं। ये बताने के लिए आम आदमी को समझाना बहुत आवश्यक था, आवश्यक है और आवश्यक रहेगा। ख़ास तौर पे मोदी सरनेम का गलत इस्तेमाल आजकल इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है कि प्रधानमंत्री भी मोदी सरनेम वाले हैं। तो हर व्यक्ति जो गुजरात का है, अभी आपने देखा ना, एक पटेल साहब थे, किरण पटेल है, क्या नाम है उनका, वो प्रधानमंत्री के ऑफिस का कार्ड लेके गए, और वो कार्ड असली है या नकली है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए था। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट जो बड़े बड़े हैं, रवीश कुमार जी, उसको ठग बता रहे हैं। मतलब इससे बड़ा, मतलब मुझे तो बहुत अजीब लग रही है बात कि क्लीन चिट दे दी प्रधानमंत्री को रवीश कुमार जी ने कि वो ठग था, मतलब वो ठगी कर रहा था। ये अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी कि प्रधानमंत्री का वो ऑफिशियली सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा था वो कार्ड का, सच में ऑफिसर प्रधानमंत्री जी ने उसे नियुक्त किया था, नहीं नियुक्त किया था, उसको ठग बना के प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट देने का जो नैरेटिव सेट हुआ है, ये भी मुझे बहुत अजीब लगती हैं सारी बातें। उसी तरीके से कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी क्लीन चिट दे दी थी उन्हें, ये पटेल जो हैं, किरण पटेल, के वो ठग है,
ठग कहाँ से हो गया भाई? ठग तो जब होता है जब ये साबित हो जाए, इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो कि वो झूठा नाम इस्तेमाल कर रहा था मोदी जी का, मोदी जी ने उसको वो अपना ऑफिसर नहीं बनाया था, होम मिनिस्ट्री ने उसको खुद अपनी कार्रवाई करके, अमित शाह साहब ने उसको ब्लैक कैट जो सिक्योरिटी, वो जो Z+ सिक्योरिटी नहीं दिलवाई थी, ये साबित किए बगैर ही एक देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी ने क्लीन चिट दे दी अमित शाह साहब को और मोदी जी को। और जो एक काफ़ी बड़े अपने आप को पत्रकार भी मानते हैं, रवीश कुमार जी, उन्होंने भी क्लीन चिट दे दी प्रधानमंत्री जी को भी और अमित शाह जी को भी, इस तरीके से एक व्यक्ति को ठग बता के। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।